अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप वे पे। तो आगे हूँ मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, KGS IAS की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 71st BPSC प्रीलिम्स की, उसकी तीसरी वीडियो लेकर। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको 2 वीडियो करा दी है, ठीक है। लगभग 70 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, वो मैं आगे के 2 वीडियो में कवर करूँगा। मतलब ये वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो आएगी और आपकी टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर आप एक टेस्ट को 4 वीडियो में कंप्लीट करोगे? तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं टेस्ट को कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता रहा हूँ, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, है ना। तो आपको टाइम तो लगेगा और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक्सप्लेनेशन से भी बनेंगे। ये नहीं कि मैं बस आया ये क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन एक टिक करके निकल गए, तो इससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन से बन जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन के बिना टाइम वेस्ट किए। तो 70 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। शुरू करते हैं हम लोग 71 से। पहला है आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है यह तेल वसाया मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है, जिससे 100 ग्राम तेल वसाया मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन ग्राम की मात्रा में मापी जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे, मैंने पहले ही बताया मैं बाइलिंगुअल कवर करूंगा। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आयोडीन वैल्यू? आयोडीन वैल्यू से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑयल फैट और वैक्स द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द ग्राम्स दैट इज टेकन बाय द 100 ग्राम्स ऑफ ऑयल फैट और वैक्स। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी। देखिए, आयोडीन वैल्यू तेल वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के 100 ग्राम द्वारा कितने ग्राम आयोडीन अवशोषित होते हैं, ठीक है। असंतृप्त वसा जैसे सूरजमुखी का तेल, जिनमें अधिक दोहरे बंद होते हैं में आयोडीन का मान अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, बॉन्ड इसमें अधिक होता है, बंद अधिक होता है, तो इसमें क्या होता है, आयोडीन का मान भी अधिक होता है। जबकि संतृप्त वसा जैसे कि मक्खन में आयोडीन का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, असंतृप्त वाला क्या है, अच्छा हमारे लिए, ठीक है ना। संतृप्त वाला हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसमें आयोडीन में भी आपको डिफरेंस मिल जा रहा है, आयोडीन का मान क्या है, इसमें अधिक है और इसमें क्या है, कम है। देखिए, खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स में तेल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आयोडीन वैल्यू महत्वपूर्ण होते हैं। इंग्लिश वाला देख लेंगे जल्दी से हम लोग। देखिए, आयोडीन वैल्यू मेजर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस बाय इंडिकेटिंग द ग्राम्स ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब्ड बाय द 100 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल विथ मोर डबल बॉन्ड्स हैव हाइयर आयोडीन वैल्यूज, ठीक है। वाइल सैचुरेटेड फैट्स एग्जाम्पल बटर हैव लोअर वैल्यूज, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है उनका क्या होगा, डबल बॉन्ड है उसमें और हाई आयोडीन वैल्यू है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है उनमें क्या है, लो वैल्यू है, ठीक है। आयोडीन वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग ऑयल क्वालिटी इन फूड, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 का। ये देखिए 72 में क्या करा है, आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस घोल जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये जो मेनली है लाइकेन से प्राप्त होता है। याद रखोगे आप लोग, किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। 68 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था लाइकेन से रिलेटेड, ठीक है। तो 72 को हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, लिटमस सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे एक्सट्रैक्ट होता है? तो ये होता है लाइकेन से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग 72 का। देखिए, लिटमस घोल एक बैगनी रंग है जो कुछ लाइकेन, विशेष रूप से रॉक्सेला टिनकट्रिया जैसे प्रजातियों से निकाला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखो, आप रॉक्सेला याद कर लो, ठीक है ना। अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे याद रखना आपको रॉक्सेला, ठीक है ना। मुझे तो दिक्कत हो रहा है लेकिन तो मैं ये रॉक्सेला ही याद रखूंगा, है ना। देखिए, लाइकेन सहजीवी जीव है। लाइकेन कैसा जीव है? तो सहजीवी जीव है जो कवक और शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरियम से बने होते हैं। इतना क्लियर है? तो लाइकेन कैसा जीव है? सहजीवी जीव है जो किससे बनते हैं, कवक और शैवाल से बने होते हैं और साइनोबैक्टीरियम से बने होते हैं। लिटमस डाई उसके रासायनिक यौगिकों जैसे कि आर्सिन डेरिवेटिव से प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़ें, इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए
तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। आपसे एक सवाल ऐसे बन जाएगा कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है ना, तो पर्पल कलर का होता है। देखिए, तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन लाइकेंस स्पेशली लाइक रोसेला टिंक्टोरिया, ठीक है ना, टिंक्टोरिया जो भी है, ठीक है ना, रोसेला टिंक्टोरिया। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म composed of a fungus and an alga of cyanobacterium, and the litmus dye is derived from the chemical compound example orsin derivatives। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 73 वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही व्याख्या करता है अधातुओं की। देखेंगे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारा सही आंसर है कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती है। ये हमारा 73 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। याद कर लोगे आप लोग बिल्कुल। आइए हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे, Which of the following statement correctly explain the electrical conductivity of non-metals, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, तो some non-metals can conduct electricity due to delocalized electrons in their structure। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो करके। ठीक है, चलते हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए यहाँ पे 73 का आंसर क्या था, सी था। इसमें दिया हुआ है कि अधिकांश अधातुएं विद्युत की खराब चालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिशील आयन नहीं होते हैं। हालांकि ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, एक अपवाद है इसका। ठीक है, तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है एक अपवाद है, और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सहसंयोजक बंधन बनाता है जिससे उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत यानी कि डीलोकलाइज्ड होते हैं जो परतों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यही विशेषता ग्रेफाइट को विद्युत का संचालन करने के योग्य बनाती है। याद रखेंगे आप लोग इसको। और जो आमतौर पर गैर धातुओं में नहीं देखा जाता है, इसलिए कुछ गैर धातुएं जैसे ग्रेफाइट इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण विद्युत का संचालन कर सकती है। ठीक है, चलते हम लोग इंग्लिश वाले की तरफ। ये देखिए, तो इंग्लिश में कहता है नॉन मेटालिक मटेरियल्स ऑफर अ रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग हैविंग लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेकिंग देम गुड इंसुलेटर एज वेल एज ऑफरिंग ए हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एंड कोरोजन। तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है केमिकल्स के लिए भी और कोरोजन के लिए भी। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। देखिए नॉन मेटल या तो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, या फिर क्या होंगे, गैस होंगे, या एक्सेप्ट क्या होगा आंसर, ब्रोमीन लिक्विड हो जाए, या फिर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। ब्रोमीन क्या होता है, वो लिक्विड होता है। नॉन मेटल होके भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इसको याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 74 का। अब 74 में आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है ना। 74 का हमको मैच द कॉलम करना। देखिए निम्नलिखित युगों पर विचार करना है आपको। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो चयन करना इसमें आपको क्या करना है, अच्छा कौन कौन मैच कर रहा है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का उत्पादन होता है, हम सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल। और लाइसोसोम किस में हेल्प करता है, तो पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1, 2 एंड 3। आइए हम लोग इसकी देख लेते हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी बस कुछ खास चीज़ें नहीं है, बिल्कुल वही बात होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आंसर क्या है हमारा, मैंने बताया बी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखोगे आप लोग। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस बनाता है, और लाइसोसोम जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। चलते हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, अधिकांश, अब यहाँ पे 74 का ना देखेंगे। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होते हैं। ठीक है, जहाँ कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रकाश संश्लेषण करती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, प्रकाश एनर्जी ऊर्जा को यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके
फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका के भीतर पाचन संबंधी अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करती है, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या करती है, तो कोशिका के अंदर जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करती है, विघटन करती है। आप मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट में दोगे कि किसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, कमेंट में बताना आप लोग। देखिए हम लोग अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के इंग्लिश वाले में भी। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन आर द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया। और लाइसोसोम ब्रेक डाउन वेस्ट रिलेटेड टू डाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें। चलते हम लोग 75 पे, सॉरी 75 पे। देखिए तो 75 में यहाँ पे क्या है, ये देखिए, तो निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। आपसे क्या पूछा, मैंने बोला ना जब नहीं आ जाए तो आपको ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है, ठीक है। तो इनमें से किस में है जो वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 75 का, 75 का आंसर होगा हमारा डी हाइड्रा। क्या होगा सही आंसर, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। अब देखिए चलते हम लोग इंग्लिश वाले की तरफ। देखिए 75, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव ए वाइट ब्लड सेल्स इन इट्स बॉडी, ठीक है ना। तो इसमें से जो एनिमल्स हैं किसमें जो है नॉट वाला, मैंने ना नॉट को आपको हाईलाइट करना है। आंसर आप लोग आप बता दोगे क्योंकि हिंदी वालों ने तो देख लिया है। आंसर क्या है, हाइड्रा इसका आंसर है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अब जल्दी से। देखिए हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय अकेशरोकी जो निडेरिया संघ से संबंधित है, ठीक है। इसकी शारीरिक संरचना बहुत ही साधारण है और इसमें, ठीक है, रक्त और डब्ल्यूबीसी सहित परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, ठीक है ना। इसमें रक्त और डब्ल्यूबीसी सहित जो परिसंचरण तंत्र है उसका क्या होता है, अभाव होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग हाइड्रा की बात कर रहे हैं ना, तो भूलना नहीं है। देखिए केचुआ, मनुष्य और मछली सभी में एक परिसंचरण तंत्र और डब्ल्यूबीसी होता है जो इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो केचुए में भी होता है, मनुष्य में भी और मछली में भी होता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन में क्या था, हाइड्रा के बारे में हमने बात कर रहे थे। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्ड इनवर्टिब्रेट बिलोंगिंग टू द फाइलम सिंड्रिया, ठीक है ना। इट इज अ वेरी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड लैक्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इंक्लूडिंग ब्लड एंड डब्ल्यूबीसीज। Earthworm, humans and fish all have a circulatory system. WBCs that are part of their immune system. ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 76 का अगला क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, मैंने आपको बताना। जब गलत दिया हो तो आपको ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको गलत वाला ढूंढना है ना। तो इसका जो गलत है ये क्या है, केवल 2 गलत है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये गलत है। हमारा सही आंसर क्या है, मतलब एक स्टेटमेंट गलत है लेकिन हमें गलत वाला ही ढूंढना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 गलत है, 1 तो सही है, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने पर ये क्या है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग क्या होता है, बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका, अपघटन अभिक्रिया का, ठीक है। चलते हम लोग इंग्लिश वाले में भी देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश वाले में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब ज़्यादा चौकन्ना होना है, ठीक है। इसमें जो गलत क्या है, तो गलत है 2, ओनली 2। तो दिस रिएक्शन और अपोजिट टू कंबशन रिएक्शन, नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। सही आंसर क्या है, 1 स्टेटमेंट सही है लेकिन आंसर हमें गलत वाला ही ढूंढना। तो गलत क्या था, ओनली 2 गलत हमने ढूंढ लिया, ठीक है। इसमें आप याद रखोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर लूज करते हैं जब उनको गर्म किया जाता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और उनका जो क्रिस्टल का कलर क्या है वो बदल जाता है। ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हिंदी वाली एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे 76 की। देखिए कथन 1 सही है, क्या सही है, तो जब फेरस सल्फेट, ये हो गया उसका फार्मूला याद रखोगे, FeSO4.7H2O को गर्म किया जाता है तो यह पानी के अणुओं को खो देते हैं और फिर विघटन की प्रक्रिया को फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है, एक बार फिर से रुकना है, यहाँ पे स्लो होना है। देखिए जब फेरस सल्फेट FeSO4 और 7H2O को गर्म किया जाता है तो यह पानी के अणुओं को क्या करता है, खो देता है और फिर विघटन की प्रक्रिया से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 उत्पन्न करता है, जिससे इसका रंग क्या होता है, हरे से भूरे रंग में बदल जाता है। यह एक समान तापीय अपघटन प्रक्रिया है। तो यह क्या है, एक समान तापीय अपघटन प्रक्रिया है। दो वाला गलत क्यों है, देखिए अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं से विपरीत होती है। अपघटन में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। दहन अभिक्रियाओं में तेजी से ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऑक्साइड और ऊष्मा का उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। चलते हैं हम लोग इसके अगले इंग्लिश वाले स्टेटमेंट की तरफ। ये देखिए 76 का। तो 76 का यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्या कह रहा है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द डिकम्पोज फर्दर changing color from green to brown due to formation of ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. This is a typical thermal decomposition reaction. यह क्या है, एक typical thermal decomposition reaction है। दो क्यों इनकरेक्ट है, तो decomposition is a reaction are opposite to combination reaction. ये किसका अपोजिट होते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइन करती है दो चीजें, है ना। डिकम्पोज में क्या होता है, टूटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे टूट रही है, ठीक है ना, तीन चीजें बन गई एक से। तो ऐसे ही होता है। देखिए इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। मैंने बताया ना, डिकम्पोज में एक सब्सटेंस क्या करेगी, टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस देगी। कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व रैपिड ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड हीट। कंबशन में क्या होता है ना, उसमें रैपिड रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्साइड और हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। चलते हैं हम लोग 77 के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 77 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो निम्नलिखित में से किस संयोजी उत्तक में तरल मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रक्त। ठीक है, आइए हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैंने बताया ना ब्लड होगा आंसर। देखिए यहाँ पे 77 का आंसर क्या है, बी। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए रक्त एक संयोजी उत्तक है, आपको पता हो गया होगा अब तक, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। रक्त एक क्या है, संयोजी उत्तक है, जिसमें प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पूरी शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जो लचीला और दृढ़ होता है। यह शरीर के जोड़ों और अन्य स्थानों में संरचनात्मक समर्थन, कुशनिंग और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लिगामेंट एक मजबूत, लचीला और रेशेदार संयोजी उत्तक होता है जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है, विशेष रूप से किससे, जोड़ों में। और एडियोलोडर जो संयोजी उत्तक है, ये क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो संपूर्ण मानव शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग। देखिए तो ब्लड इज, यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। इट कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन इट। ठीक है, द प्लाज्मा हेल्प्स ट्रांसपोर्ट गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। कार्टिलेज के बारे में क्या कह रहा है, तो कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड, रिजिलिएंट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो कार्टिलेज क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, कुशनिंग करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के जॉइंट को। ठीक है, और लिगामेंट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। क्या करता है, लिगामेंट बोन टू बोन प्राइमरीली एट कहाँ पर, जॉइंट पे। और ये जो एडिलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है डेट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। और किसमें, टिश्यू में मौजूद होता है, पूरी बॉडी में मौजूद होता है। चलते हैं हम लोग 78 के क्वेश्चन पे। ये देखिए अब 78 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। क्या विचार करना है आपको, किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषता है देखते हैं एक बार। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं में से एक ही तल में जुड़ा हुआ होता है, जिससे षट्भुजाकार संरचना बनती है। ठीक है, दूसरी बात है इस प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। ये जो आंसर है ये किसका हो जाएगा, ये जो है 78 का हो जाएगा बी, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का है। किसका है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का है। ठीक है, याद रखो कि आप लोग 78 का आंसर क्या है, बी। देखिए यहाँ पे, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
विच एलिमेंट हैज पोसेस्ड एबव कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या ट्रैक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, ठीक है ना। कैसा एरे दे रहा है, हेक्सागोनल एरे दे रहा है। इट इज स्मूथ, slippery in nature and is also a very good conductor of electricity. आंसर विल बी बकमिंस्टर फ्लोरेन। क्या होगा आंसर, बकमिंस्टर फ्लोरेन होगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 78, देखिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ 3 बंधन बनाते हैं, ठीक है, जो एक समतल हेक्सागोनल संरचना sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं हाइब्रिडीकरण में व्यवस्थित होते हैं, जिससे ग्रेफीन की परतें बनती है जो एक दूसरे के ऊपर जमा होती है। किसकी परतें बनती हैं, ग्रेफीन की परतें बन रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, जमा होती है। इन परतों के बीच कमजोर वांडरवाल्स बल लगता है। कैसे, कौन सा फोर्स लगता है, वांडरवाल फोर्स लगता है, जो ग्रेफाइट को चिकना और फिसलनदार बना देता है। ग्रेफाइट को कैसा बना देता है, चिकना और फिसलनदार बनाता है, जिससे परतें आसानी से एक दूसरे के ऊपर सरक सकती हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट अपनी पाई बॉन्ड प्रणाली में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण बिजली का बहुत अच्छा संवाहक हो जाता है, जो इन दोनों गुणों का सही रूप से समझाता है। क्लियर हो गई चीजें। चलते हम लोग इंग्लिश वाले की तरफ भी। देखिए 78, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन अ प्लेनर हेक्सागोनल अरे sp2 hybridization, forming layers of graphene stacked on top of each other. The weak van der Waals force between layers make graphite smooth and slippery, allows layer to slide easily, which is why it's used as a lubricant. Graphite is also a very good conductor of electricity due to delocalized electrons in its pi bond system, matching both characteristic perfectly. ठीक है, चलते हैं हम लोग अब 79 के क्वेश्चन पे। देखिए 79 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होता है, ठीक है। तो ये किसके होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड के, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है ना। किसके होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के। देखिए 79 का आंसर क्या है, सी। द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलो इज क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग 79 की। ये देखिए तो 79 में कहते हैं, सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह शुक्र असाधारण रूप से सघन और वायुमंडल से ढका हुआ है, जो सौरमंडल के सभी स्थलीय ग्रहों में सबसे सघन है, ठीक है ना। नासा के अनुसार इसका वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, और घिरा किससे है, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। अब हम लोग इंग्लिश वाला भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। Venus is the second planet from the Sun, is covered by an exceptionally thick and dense atmosphere, the densest among all terrestrial planets in the solar system. According to NASA, its atmosphere is composed primarily of carbon dioxide, is enveloped by cloud of sulfuric acid. ठीक है ना। चलते हम लोग 80 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए अब 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी जो स्विमर जाते हैं वो कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो वो हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण यूज़ करते हैं। किसका किसका, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों 79 और 80 वाले, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हम लोग 80 के नंबर पर। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज्ड बाय द डीप सी डाइवर्स। ठीक है ना, तो डीप सी डाइवर्स जो है किसका यूज करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए तो गहरे समुद्र में गोताखोर उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, तो ये याद रखिए, नाइट्रोजन नार्कोसिस इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बचने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, जिसे हेलियोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलियोक्स कहते हैं। तो आपको कहीं ऑप्शन में हेलियोक्स दिख जाए तो समझ जाइएगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये मिक्सचर है, का उपयोग करते हैं। यह मिश्रण गहरे गोताखोरों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। इंग्लिश में भी देखेंगे जल्दी से। देखिए तो डीप सी डाइवर्स आर यूज्ड गैस मिक्सचर कॉल्ड हेलियोक्स मेड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन टू अवॉइड नाइट्रोजन नार्कोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस चीज़ से बचने के लिए हीलियम यूज़ कर रहे हैं, तो बचना हम लोग को नाइट्रोजन नार्कोसिस से एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये हो जाता है। ठीक है, दिस हेल्प इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग द डीप डाइव्स। तो डीप डाइव्स में क्या हमारा सेफ्टी रहेगा, हम लोग हीलियोक्स लेकर जा रहे हैं। तो चलेंगे हम लोग 81 के क्वेश्चन पे।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पचने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमाइलेज। 81 का सही आंसर क्या है? डी है आंसर। देखिएगा आप इंग्लिश में भी हम लोग देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? आंसर विल बी अमाइलेज। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए, तो मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम अमाइलेज होता है। क्लियर है? अमाइलेज लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। यह स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन जैसे छोटे अणुओं में विघटित करके मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च का पाचन कहाँ से ही शुरू हो जाता है, तो ये ना हमारे माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये भी जब याद रखो ये किस में तो स्टार्च माल्टोज और डेक्स्ट्रिन जैसे छोटे अणुओं में विघटित हो जा रहा है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, ध्यान रखना। और देखिए, अग्नाशय एमाइलेज छोटी आंत में इस प्रक्रिया को जारी रखता है। आगे स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्रायोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में विघटित करता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको नहीं याद रखनी है, बस आप पढ़ लो। अब देखिए, माल्टोज जैसे अन्य एंजाइम फिर अवशोषण के लिए इन डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में विघटित करते हैं। ठीक है ना, तो माल्टोज जैसे अन्य एंजाइम है ना, तो अन्य एंजाइम कह दिया इन लोगों के लिए। तो माल्टोज जैसे जो अन्य एंजाइम हो गए वो क्या करते हैं, इनको डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में विघटित करते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें, इंग्लिश में भी हम लोग देखेंगे। देखिए 81, देखिए, द एंजाइम प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अमाइलेज। क्लियर है? Amylase is produced by the salivary glands and pancreas. It begins starch digestion in the mouth by breaking starch into smaller molecules like maltose and dextrins. क्लियर है? किसमें तोड़ता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में तोड़ता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब देखिए, पैनक्रेटिक अमाइलेज जो है ये कंटिन्यू दिस प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे ये अपने प्रोसेस को चालू रखता है? तो ये जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने प्रोसेस को चालू रखता है। फर्दर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को फिर किसमें तोड़ता है? ये माल्टोज में, माल्टोटोरीज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में। ठीक है ना। अदर एंजाइम्स लाइक माल्टे जैसे जो एंजाइम हो गए ये ब्रेक होते हैं फिर से डाइसैकेराइड में और ग्लूकोज का इनटू ग्लूकोज पर ऑब्जर्वेशन के लिए किसमें ये टूट जाते हैं? तो डाइसैकेराइड के ग्लूकोज में ये टूट जाते हैं। चलते हम लोग 82 के क्वेश्चन पे। देखिए 82 कह रहा है, जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब साबुन चिकनाई को साफ कर रहा है तो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो ये जो है पाइसीकरण कहते हैं इसको। 82 का क्या आंसर? सी है आंसर। 82 का आंसर है सी। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स व्हेन सोप रिमूव्स ग्रीस? आंसर विल बी इमल्सिफिकेशन। आंसर क्या होगा 82 का? सी होगा इमल्सिफिकेशन। देखिए यहाँ पे, तो पाइसीकरण का इंग्लिश क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो अविलय तरल पदार्थ जैसे तेल और पानी को एक स्थिर मिश्रण में मिलाया जाता है। साबुन के अणुओं जिनमें एक हिस्सा पानी को आकर्षित करता है और दूसरा हिस्सा पानी को दूर करता है, ग्रीस को तोड़ने में मदद करते हैं। पानी से दूर रहने वाला हिस्सा ग्रीस से जुड़ता है जबकि पानी को आकर्षित करने वाला हिस्सा पानी में रहता है, जिससे छोटे समूह इसको माइसेल्स बनते हैं जो ग्रीस को फंसा कर निलंबित कर देते हैं, जिससे इसे आसानी से धोया जा सकता है। क्लियर हो गई चीज़ें? इंग्लिश में देखेंगे। अब देखिए, तो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं जो आपस में घुल न सके, है ना। इनटू ए स्टेबल मिक्सचर सोप मॉलिक्यूल्स विथ बॉन्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपल कर। आप बोलते हैं इसको फोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि वाटर का फोबिया है ना, तो ऐसे करके याद कर लो। तो फिलिक क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, और फोबिक फोबिया दूर करेगा, है ना। हेल्प ब्रेक डाउन ग्रीस। द हाइड्रोफोबिक टेल्स bind to the grease while the hydrophilic heads stay in the water, forming micelles that trap and suspend the grease for easy rinsing। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83। अब 83 में क्या करना है आपको? मैच द कॉलम करना है। देखिए यहाँ पे सूची 1 है, इधर क्या है? संयोजिक उत्तक है, और इधर क्या है? उनका कार्ड दिया हुआ, ठीक है ना। 83 नंबर, तो 83 को देखिए आप मिलाइए, नीचे देखिए कूट का सही आपको उत्तर का चयन करना है। तो ये जो रक्त क्या करता है? रक्त क्या काम करता है? देखिए, तो रक्त जो है यहाँ पे है, ये क्या करेगा? तो ये गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो ए का तो 3 है, बिल्कुल सही बात है।
लिगामेंट का क्या काम होता है, तो लिगामेंट जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखोगे। तो बी का क्या हो गया, 4 हो जाएगा, है ना। और ये टेंडन क्या करता है, तो टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मसल्स और बोन को टेंडन जोड़ता है, ठीक है ना। लिगामेंट बोन टू बोन, मसल्स मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है। तो ये बच्चा ये क्या करता है, तो एडुलर उत्तक जो है ये अंगों के बीच की जगह को भरता है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ए क्या है मैंने बताया ना, ये 3 का ए हो गया, है ना। लिगामेंट बोन टू बोन है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। टेंडन क्या है, 1 हो जाएगा सी, और ये जो एडुलर है ये क्या हो जाएगा, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। तो चलते हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, तो मैच द कॉलम करना है आपको, मैच द लिस्ट 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है, यहाँ उसके फंक्शन दिए हुए हैं। तो ब्लड का काम मैंने बताया, ब्लड क्या कर रहा है, तो ब्लड जो है ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज और न्यूट्रिएंट्स। तो 1 हो गया ये। लिगामेंट का क्या काम है, बोन टू बोन कनेक्ट करना, ठीक है। टेंडन का क्या काम है, मसल्स टू बोन, सी करना, और एलुलर टिश्यू फिल द स्पेस बिटवीन गैप्स। तो डी यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी 3 4 1 2। क्लियर हो गई चीज़ें। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। देखिए, रक्त जो है गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, उतनी ही बात दी हुई है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी ठीक है। और एलुलर टिश्यू जो है ये अंगों के बीच के जगह को भरता है। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग। देखिए, तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, लिगामेंट जो है कनेक्ट बोन टू बोन्स, लिगामेंट क्या करता है, बोन और बोन को कनेक्ट करता है। टेंडन जो कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन्स को, और एडुलर टिश्यू जो है ये फिल करता है स्पेस बिटवीन ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स के बीच के स्पेस को क्या करता है, ये फिल करता है। चलते हम लोग 84 के क्वेश्चन पे। देखिए 84 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है, ठीक है ना। तो पीएच मान जो है 84 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 84 का आंसर है हमारा बी, किसी घोल की अम्लीय क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण। तो पीएच मान निम्नलिखित में से क्या संख्या का मान दर्शाता है, तो किसी घोल की या तो अम्लीय बारे में बताता है पीएच वैल्यू है ना, या फिर क्षारीय प्रकृति को बताता है। 84 का क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है। 84 को यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए, द पीएच वैल्यू इंडिकेट्स द न्यूमेरिक मेजर्स ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मेजरिंग द एनालाइजिंग द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये करता है, एनालाइज करता है एसिड या बेसिक नेचर सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आप इसका। देखिए, पीएच यह मापता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय या क्षारीय है। 0 से 14 तक के पैमाने पर पीएच 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होने पर पदार्थ कैसा होता है, क्षारीय हो जाता है, और 7 पर होने पर यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। पीएच हाइड्रोजन H+ और हाइड्रोक्सिल OH- के आयनों के संतुलन को दर्शाता है। अधिक H+ आयन अम्लीयता को संकेत देते हैं। तो H+ अगर ज़्यादा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, जबकि OH अगर ज़्यादा है तो ये किस क्या होगा, तो ये बेसिक होगा, क्षारीय होगा। तो इंग्लिश वाला देख लेंगे हम लोग यहाँ पे जल्दी से। देखिए यहाँ पे 84 का, तो pH मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस इज ऑन स्केल फ्रॉम 0 to 14। ए pH वैल्यू 7 इज एसिडिक, और 7 से अगर ज़्यादा हो तो क्या होगी, वो बेसिक हो जाएगी, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इट रिफ्लेक्ट द बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन H+ एंड हाइड्रोक्साइल OH-, ठीक है ना। मोर H+ मीन्स एसिडिक, जितना ज़्यादा H+ है उसका मतलब क्या है, एसिडिक ज़्यादा है, और OH- जितना है तो उसका OH- जितना ज़्यादा है उसका मतलब क्या है, बेसिक ज़्यादा है, ठीक है ना, बेसिक ज़्यादा। क्लियर हो गई ये चीज़ें। चलते हम लोग 85 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 85 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता है। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। आंसर क्या हो जाएगा, आयरन को नहीं माना जाता, ठीक है ना। 85 का आंसर क्या होगा, ए होगा, आयरन। ये देखिए, इंग्लिश में भी देख लिए हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन, आंसर विल बी आयरन। 85 का आंसर क्या है, ए है, आयरन। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी मानव शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के और विकास, चयापचय और संरचना जैसे कार्यों का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कुछ मामलों में पानी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
क्योंकि हड्डियों के स्वास्थ्य, तंत्रिका कार्य और ऊर्जा चयापचय को बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में आमतौर पर प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से अधिक इसकी आवश्यकता होती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता का कम मात्रा में होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है 100 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें विटामिन तथा लौह, जस्ता और आयोडीन जैसे खनिज शामिल होते हैं। हीमोग्लोबिन और एंजाइम कार्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कम मात्रा में जैसे वयस्कों के लिए 8 से 18 मिलीग्राम दिन आयरन की आवश्यकता होती है। इंग्लिश वाला एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। देखिए, macronutrients are nutrients required by the human body in large amounts to provide energy and support growth, metabolism, structural function. They include carbohydrates, protein, fats, and in some neutral context, water also. ठीक है ना। Additionally, certain minerals like potassium, calcium, and phosphorus are considered macronutrients. तो macronutrients कौन कौन है ये याद रखने वाली बात है आपके लिए। तो पोटासियम हो गए, कैल्शियम हो गए, फॉस्फोरस हो गए, ये सब क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट, बिकॉज दे आर नीडेड रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी। टिपिकली कितना है 100 से ज़्यादा होने मिलने चाहिए हम लोग को डेली के, है ना। फूड फंक्शंस लाइक बोन हेल्थ एंड नर्व ट्रांसमिशन और उसके अच्छी मेटाबॉलिज्म, पूरी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए। वेयर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये रिक्वायर्ड इन स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, लेस देन 100 चाहिए। इंक्लूड विटामिन एंड ट्रेस मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब होगा। आयरन इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना, 8 से 18 ग्राम मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है आयरन। ठीक है, क्लियर हो गई। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वा रेजिया के बनाने के लिए किया जाता है। आंसर विल बी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आंसर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मिक्सचर इज यूज्ड टू प्रिपेयर एक्वा रेजिया। आंसर विल बी नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। देखें यहाँ पे एक्वारेजिया, जिसका लैटिन में अर्थ है रॉयल वाटर, 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। क्लियर हो गई चीज़ है। देखिए आप मिल गया ना आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो आप रेशियो याद कर लो साथ के साथ, है ना। देखिए, इसका उपयोग आमतौर पर माइक्रो फैब्रिकेशन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में सोने, प्लेटिनम और प्लेडियम जैसी कीमती धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया H2SO4। फार्मूला भी याद रखोगे कि मिश्रण का उपयोग नाइट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोबेंजीन या TNT जैसे विस्फोटकों के लिए उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग। देखिए, तो एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर, इज अ 3:1 मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. It is commonly used in microfabrication and microelectronics labs to dissolve noble metals like gold, platinum and palladium. ठीक है, mixture of nitric acid HNO3 and sulfuric acid H2SO4 is used in प्रोसेस लाइक नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के प्रोसेस में यूज होता है इसका, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का. एग्जाम्पल इन प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन और एक्सप्लोसिव लाइक टीएनटी, तो टीएनटी जैसे एक्सप्लोसिव बनाने में या फिर नाइट्रोबेंजीन बना रहे हो तो इसके प्रोडक्शन में भी इन दोनों का यूज होता है. चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 87 कंकाल की मांसपेशी में से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही नहीं है. तो कंकाल की मांसपेशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है. आंसर क्या हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा यह अनैच्छिक प्रकृति की होती है. ये बिल्कुल सही नहीं है ना, ये सही नहीं है. मैंने बोला था ना नहीं वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है. बाकी ये बिल्कुल सही है. ठीक है, तो ये हड्डी को जुड़ी होती है, यह दिखने में धारीदार होती है, इनमें एकाधिक केंद्रक होते हैं, तो ये चीज़ें सही हैं. इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग. अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है, नॉट ट्रू. आंसर क्या बताया मैंने, आंसर इसका दे आर इनवॉल्ट्री इन नेचर. ये क्या है, गलत है ना, ये गलत है. बाकी क्या है, तो दे आर अटैच टू बोन, दे आर स्टैंड इन अपीयरेंस, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट. ये बिल्कुल सही है. इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग 87 के. ये देखिए कंकाल की मांसपेशी ऐच्छिक होती है, जिसका अर्थ है उनकी गति हमारे सचेत नियंत्रण में होती है. ठीक है, सचेत नियंत्रण में होती है. 87 का ये हो गया. अब देखिए एसिटिक अम्ल का फोटोग्राफी में सामान्यतः इतनी बात थी 87 में.
देखिए 37 में इतना ही छोटा दिया हुआ आपका कि कंकाल की मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं, ठीक है ना, जिसका अर्थ है उनकी गति हमारे सचेत नियंत्रण में होती है। तो मांसपेशी के जो होते हैं वो कहते हैं वॉलेंट्री होती है ना, वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है, जिसका अर्थ है वो गति हमारे सचेत नियंत्रण में होगी, ठीक है ना। 87 का बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है, मुझे वो भी लग रहा था, है ना। यहाँ देख लेते हैं अब। तो देखिए 87 का एक छोटू सा एक्सप्लेनेशन है कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंटरी मीनिंग देयर मूवमेंट इज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। क्या है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? ये है एसिटिक एसिड। जी हाँ, एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी? आंसर विल बी एसिटिक एसिड। आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ पे 88 का, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का जो है, एसिटिक एसिड का फोटोग्राफी में सामान्यतः स्टॉप बाथ के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, जो फिल्म डेवलपिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह डेवलपर की क्रिया को रोककर उसकी क्षारता को न्यूट्रल करता है, जिससे चित्र की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि फॉर्मिक और ऑक्जेलिक और साइट्रिक एसिड का उपयोग सफाई, ब्लीचिंग और खाद संचरण में जैसी अन्य कार्यों में किया जाता है, लेकिन ये फोटोग्राफिक प्रसंस्करण में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग। देखिए, तो एसिटिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी as a component of a stop bath solution used during the film developing process. It halts like action of the developer by neutralizing its alkalinity, helping to preserve image quality, while formic oxalic acid and citric acid have other application, cleaning, bleaching and food preservative. They are not standard in the photographic process. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। देखिए हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम लोग कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। क्या आंसर है? आइए हम लोग, जैसा कि आपको पता, हम लोग पहले हिंदी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें कहता है सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना एक गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। तो किससे बनता है ये? तो ये बनता है बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना। इसमें गंध नहीं होता है ना, स्मेललेस होता है ये, और एक क्रिस्टलीय पाउडर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए संरक्षण के रूप में किया जाता है। मतलब इसको प्रिजर्व करते हैं ताकि उस फूड की ना लाइफ बढ़ जाए। इसलिए क्या ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं हम लोग। ये आसानी से घुल जाता है और इसके अन्य उपयोग भी हैं। तो ये क्या होता है? आसानी से डिजोल्व हो जाता है और इसके बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग। देखिए, सोडियम बेंजोएट एन ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर मेड फ्रॉम बेंजोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स। मेनली किस में यूज होता है इसका? तो फूड्स में और ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। इट डिजॉल्व्स इजीली एंड हैज़ वेरियस अदर यूजेस। ये आसानी से घुल जाता है और इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस भी हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 90 नंबर पे। तो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, तो कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण के रूप में किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट इसका आंसर है। सी। 90 का भी क्या होगा आंसर? सी ही होगा। आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वॉशिंग पाउडर एंड डिटर्जेंट्स? आंसर विल बी सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट। इंग्लिश हिंदी में देखेंगे हम लोग। तो हिंदी में कहते हैं सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट दोनों का उपयोग आमतौर पर वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जानना कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो सोडियम सिलिकेट हो रहा है और सोडियम सल्फेट, ये दो तो आप याद रखोगे बिल्कुल। उसके बाद क्या है? दोनों का उपयोग आमतौर पर किस लिए होता है? तो वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट एक बिल्डर के रूप में कार्य करता है। समझ गए इतनी बात? जो जल को मृदु करने में मदद करता है और कपड़ों और वॉशिंग मशीन के पुर्जों पर खनिज के जमाव को रोककर सफाई दक्षता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये जो सोडियम सिलिकेट है किसके रूप में काम कर रहा है? तो ये बिल्डर के रूप में काम करता है, इतना याद रखिएगा।
उसके बाद यह जी डिटर्जेंट को स्थिर भी करता है। डिटर्जेंट को क्या करता है, ये स्थिर करता है और इसके समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। क्लियर है। आगे चलेंगे। सोडियम सल्फेट को डिटर्जेंट पाउडर में मिलाया जाता है ताकि इसकी मात्रा बढ़े। क्या हो जाए, इसकी मात्रा बढ़े और सफाई वाली घटक अच्छी तरह फैले। ठीक है ना, अच्छे से वो एक्सपेंड कर पाए। पाउडर ढीला बना रहता है और लागत भी कम हो। ठीक है, तो पाउडर क्या हो, ढीला बना हो और उसमें जो हमारा कॉस्ट भी आए वो भी कम आए। हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। अब ये देखिए, तो यहाँ पे कहता है सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर बोथ commonly used in the formulation of washing powder and detergent. सोडियम सिलिकेट एक्ट एज अ बिल्डर। मैंने बताया ना, सोडियम सिलिकेट किसके तरह काम करता है, ये बिल्डर के तौर पे काम करता है। एंड हेल्पिंग टू सॉफ्टन वाटर एंड इनहेंस क्लीनिंग एफिशिएंसी by preventing mineral deposit on fabrics, washing machine parts. It also stabilizes the detergent, improve its overall performance. तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है डिटर्जेंट को और उसके पूरे परफॉर्मेंस को सुधारता है, इंप्रूव करता है। और सोडियम सल्फेट के बारे में कह रहा है, सोडियम सल्फेट जो यूज एज ए फिलर, तो ये कैसे काम करता है, फिलर के काम पे। तो मेन काम किसका है, सोडियम सिलिकेट का काम है, ये बिल्डर के तौर पे काम करता है और सोडियम सल्फेट जो है ये फिलर के तौर पे काम करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि ये इन दोनों में से कौन बिल्डर के तौर पे काम करता है, कौन फिलर के तौर पे। तो आप याद रखोगे, सोडियम सिलिकेट बिल्डर के तौर पे काम करता है और सोडियम सल्फेट जो है फिलर के तौर पे काम करता है। टू बल्क अप द डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर का बल्क को बढ़ाने के लिए। एंड इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इट हेल्प्स मेंटेन द फ्री फ्लोइंग नेचर ऑफ द पाउडर एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है ना, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलते हैं हम लोग 91 के क्वेश्चन पे। 91 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। देखिए, तो 91 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन यानी कि रेंसिडिटी उत्पन्न करती है, कौन सी करती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है इसका सी, वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। ठीक है, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। अब देखिए, तो इसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस काउजेज रेंसिडिटी इन फूड्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड काउजेज ऑफ फ्लेवर्स एंड ओडर्स। ठीक है, हिंदी में देखेंगे हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन। तो देखिए 91 में क्या कहता है, तो 91 का व्याख्या में है कि रेंसिडिटी वसा और तेलों को खराब होने को कहते हैं। रेंसिडिटी किसको कहते हैं, जब वसा या फैट और ऑयल जो है खराब हो जाते हैं ना, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो तरीकों से हो सकती है। क्या क्या दो तरीके हैं, देखिए। एक है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसमें ऑक्सीजन असंतृप्त वसीय अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके पेरोक्साइड और अल्डिहाइड बनाती है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप समझो, दो तरह की रेंसिडिटी होगी। एक का क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो असंतृप्त वसीय अम्लों के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, पेरोक्साइड बनाती है और अल्डिहाइड। ये दोनों याद रखना आप। और हाइड्रोक्लोरिक रेंसिडिटी, और दूसरी क्या हो गई, एक तो ऑक्सीडेटिव थी और दूसरी होगी हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, जिसमें नमी या एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को किसको तोड़कर, तो ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर मुक्त वसीय अम्ल यानी कि फ्री फैटी एसिड बना देते हैं। तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में क्या होता है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको तोड़कर क्या बना लेते हैं, तो मुक्त वसीय अम्ल जिसको हम लोग फ्री फैट एसिड कहते हैं वो बना लेते हैं। ऑक्सीकरण खराब मक्खन या तेलों में विशिष्ट अप्रिय स्वाद और गंध का प्राथमिक कारण है। तो ये जो ऑक्सीकरण है ना, यही कारण है खराब मक्खन या तेलों में जो विशिष्ट तरह की अप्रिय स्वाद आती है और गंध आती है, इसका यही रीज़न है। अब हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉर्मिंग पेरोक्साइड एंड अल्डिहाइड। मैंने बताया ना, याद रखोगे आप लोग, पेरोक्साइड और अल्डिहाइड ये दोनों बनाता है। और हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी क्या होता है, एंजाइम मॉइस्चर ब्रेकिंग डाउन ट्राइग्लिसराइड इनटू फ्री फैटी एसिड्स। क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज द प्राइमरी काउज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑडर्स इन रेसिड बटर्स और ऑयल। तो ऑक्सीडेशन जो है ये प्राइमरी काउज है किसका, ऑक्सीडेशन प्राइमरी काउज है रेंसिडिटी का, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऑडर फ्लेवर और रेंसिड बटर हो जाते हैं। इसके ऑक्सीडेशन के कारण ही इसमें रेंसिडिटी हो जाती है। किसमें होती है, तो बटर और ऑयल्स में। ये याद रखोगे आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे। देखिए 92 में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। ठीक है ना, ये सामान्य नाम है, ये रासायनिक नाम है। ठीक है, तो नीचे दिए गए, यहाँ पे इसको छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए, तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का आपको क्या करना है,
चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो 92 का सही आंसर क्या होगा पहले हम लोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, यानी कि ए जो है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं हम लोग, तो बेकिंग सोडा जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग, वॉशिंग पाउडर को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और डी में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 1 2 4, यानी कि ए का 3 यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 का सी तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और 4 वाला डी हो जाएगा, याद रखोगे। चलिए हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में जैसे कि आपको पता ही है कि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था हमारा, तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या है, सी आंसर है, ठीक है। आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे हम लोग पहले टिक कर लेते हैं, सी आंसर है, और यहाँ पे हम लोग अब मार्क भी कर लेंगे। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है। और ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है डी है, क्लियर हो गई चीज़ें। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये देखिए सुमेलित युग इस प्रकार है, कैसे सुमेलित है देखिए। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, क्लियर है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखोगे। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग, ये देखिए बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल कहता है, पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। क्या है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का हिंदी क्या था, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। मैं देखो मैं कितना क्लियरली बोल रहा हूँ, दोनों इंग्लिश और इंग्लिश, ठीक है। चलते हम लोग हिंदी वाला अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें कहता है, एस्टोमाटा पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। वे मुख्य रूप से गैसीय विनिमय जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह से जल वाष्प का रिसाव में शामिल होते हैं, जो पौधों को ठंडा करने और जल परिवहन के लिए आवश्यक होते हैं। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग अब। देखिए, Stomata are small pores present in the epidermis of the leaves. They are primarily involved in the gaseous exchange like oxygen and carbon dioxide. And transpiration में क्या होता है, loss of water को हम लोग transpiration कहते हैं, ठीक है ना। तो loss of water vapor from the leaf surface is called transpiration, which are essential for the cooling the plant and water transport, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 94 का, 94 का सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा आंसर, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं हम लोग। देखिए, विच केमिकल इज यूज्ड एज अ रिक्लेमेशन एजेंट ऑफ अल्कलीन सॉल्यूशन। आंसर विल बी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट जिसे आमतौर पर जिप्सम के रूप में जाना जाता है का उपयोग क्षारीय सोडियम मृदा के लिए एक सुधार एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की मृदा में सोडियम आयन अधिक होते हैं, जो मृदा को कठोर और खराब जलवहनीय बनाते हैं। जिप्सम कैल्शियम का आयन प्रदान करता है, जो मृदा के कणों पर सोडियम आयनों की जगह लेते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना जो है और जल निकासी में क्या होता है, काफ़ी सुधार होता है। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट कॉमनली नॉन एज जिप्सम इज यूज्ड एज ए रिक्लेमेशन एजेंट फॉर अल्कलीन sodic soils. These soils have excess sodium ions which make the soil
हार्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड, ठीक है ना। सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो सॉइल क्या होता है, हार्ड हो जाता है और पुअरली ड्रेन्ड हो जाता है। जिप्सम प्रोवाइड कैल्शियम आयंस डेट रिप्लेस द सोडियम आयंस। जिप्सम क्या करता है, कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करता है जो कि रिप्लेस कर देता है सोडियम आयंस को ऑन द सॉइल पार्टिकल्स, इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 के। ये देखिए 95 का। तो 95 का क्वेश्चन है, कोशिकीय सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था, ठीक है ना। तो कोशिकीय सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है यह प्रस्ताविका किया गया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऑल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये ना एक इंग्लिश के टर्म से आया था, क्या था, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा शायद, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही मैंने उन्होंने बताया था रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग, देखिए 95 में, ठीक है। तो व्हाट डिड रुडोल्फ विर्चो कंट्रीब्यूट टू द सेल थ्योरी, आंसर विल बी प्रपोज दैट ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए आप लोग इसकी हिंदी देखते हैं 95 का। देखिए 1855 में विर्चो ने यह कहकर कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। छोटा सा ही एक्सप्लेनेशन है, बस इतना समझ लेना आपको। ये देखिए फिर से, इन 1855 विर्चो एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। तो सेल थ्योरी एक्सपेंड करने का श्रेय किसको जाता है, रुडोल्फ विर्चो को जाता है। 1855 में इन्होंने किया था, बाय स्टेटिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 96 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 96, ध्यान से देखिएगा। जब धातु सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे, What type of reaction occurs when metallic sodium is exposed to air and react with oxygen to form sodium oxide? आंसर will be, क्या होगा आंसर 96 का ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक है। पहले हम लोग हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, जब धातु सोडियम हवा के संपर्क में आता है तो यह ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो प्रक्रिया में काफ़ी ऊष्मा निकलती है। इसमें क्या होती है, काफ़ी ऊष्मा निकल जाती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी ऊष्मा निकल रही है तो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है जो आमतौर पर ऊष्मा और कभी कभी रोशनी के रूप में दिखाई देती है। इसी कारण सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो चमक के साथ जलता है, ठीक है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, चमक के साथ जलने लगता है। अब इंग्लिश में देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए, when metallic sodium is exposed to air it react vigorously with oxygen to form sodium oxide. This reaction release a significant amount of heat making in an exothermic reaction. In an exothermic reaction, अब exothermic reaction के बारे में आपको बता रहा है कि in an exothermic reaction energy is released to the surroundings often observed as heat and sometimes light. This is why sodium burns with a bright light when react with oxygen. इसीलिए जब सोडियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या निकलता है, एक ब्राइट लाइट निकलती है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग 97 के क्वेश्चन पे हमारे। देखिए 97 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, हृदय जो है ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आपसे बोला था ना, नहीं वाले को ये करना है और कट कर देना। तो कौन कौन हिस्सा है, मुख आहार नाल का हिस्सा है, अग्नाशय भी है और छोटी हाथ भी है। तो आहार नाल का ये सारे क्या हैं, हिस्सा हैं। याद रखिएगा ये सारे क्या हैं, आहार नाल का हिस्सा हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट इंग्लिश में यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। मैंने बताया था ना, नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। आंसर विल बी हार्ट। हार्ट जो है एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है। और बाकी ये भी है, माउथ भी है, स्टोमक भी है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। किसके पार्ट हैं ये सब एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। ठीक है, चलते हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिएगा यहाँ पे, हृदय आहार नली का हिस्सा नहीं है।
आहार नली में क्या क्या होता है, मुख होता है, ग्रास नली होती है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें आहार नली के पार्ट में आती हैं, याद रखोगे आप लोग। यहाँ पे देखिए फिर से 97 का। The heart is not a part of alimentary canal. The alimentary canal consists of mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. क्लियर है चीजें। चलते हैं 98 के क्वेश्चन पे। 98 का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइएगा। आंसर है सोरेन पीटर लॉरिड्स सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेन पीटर लॉरिड्स सोरेनसन ने। इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग। हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, ठीक है ना। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, आंसर विल बी सोरेन पीटर लॉरिड्स सोरेनसन। हिंदी में देखिएगा यहाँ पे, देखिए 98 को। तो यहाँ पे दिया हुआ है पीएच स्केल जो किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग की जाती है, कि खोज 1909 में डेनमार्क के रसायनज्ञ सोरेन पीटर लॉरिड्स सोरेनसन ने कोपेनहेगन स्थित कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में काम करते हुए की थी। क्लियर हो गई चीज़ें। इंग्लिश में भी देख लेंगे हम लोग जल्दी से। देखिए द पीएच स्केल विच मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी, ठीक है ना, अल्कलिनिटी बेस हो गया, उसको जो टेस्ट करता है वो सॉल्यूशन का, वो किसने डिस्कवर किया? तो डेनिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, नाम था उनका सोरेन पीटर लॉरिड्स सोरेनसन। तो आप सोरेनसन याद रखिए, ठीक है ना। इन 1909 वाइल वर्किंग ऑन द कार्लसबर्ग लेबोरेटरी, कहाँ पे काम कर रहे थे? कार्लसबर्ग लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पे है? कोपेनहेगन में है। He introduced the concept of pH as a convenient quantitative way to express hydrogen ion concentration, revolutionizing the measurement of acidity in chemistry and many other fields। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 99। तो 99 में क्या है हमारा? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है, और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको चूज करना है। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है पहला हमारा? यह अपाचय भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 1 तो सही है। 2 क्या कह रहा है? यह अमाल्य जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। नहीं नहीं, ये तो क्या है? गलत है। उसके बाद क्या है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन बनाने में मदद करती है। ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा 99 का? 99 का आंसर होगा केवल 1 और 3। आपसे क्या पूछा था? सही वाला पूछा था ना, तो सही ये भी है, सही ये भी है। क्लियर हो गई चीज़ें। चलते हम लोग इंग्लिश में देखते हैं अब। तो इंग्लिश में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड टू फॉर्म फेसेस, बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरिया इज द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इंट्रोप्रोड्यूस सम विटामिन लाइक विटामिन के। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्या होगा इसका? ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 1 and 3। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी साफ हो जाएगी। देखिए कथन एक सही है। क्यों सही है? तो इसमें दिया हुआ है कि बड़ी आंत अपचित भोजन से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है, जिससे मल ठोस रूप लेता है और शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। यह प्रक्रिया शरीर को निर्जलीकरण से बचाने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, कथन 2 गलत क्यों है? तो बड़ी आंत कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाइलेज जैसे एंजाइम से नहीं करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मुंह में लार एमाइलेज और छोटी आंत में अग्नाशय एमाइलेज की मदद से होता है। समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब मिल लिखा होता है तो ये मुख्य रूप से मुंह में होता है। किससे? तो हमारे सैलिवा का जो एमाइलेज है उससे, और छोटी आंत में जो अग्नाशय में एमाइलेज है उसकी मदद से होता है। बड़ी आंत का काम क्या है? तो बड़ी आंत का काम अपचित भोजन को संसाधित करना है और उससे जल और खनिजों को अवशोषित करना है। तो बड़ी आंत का क्या काम है? जो भोजन नहीं पचे हैं ना, अनडाइजेस्टेड फूड हो गए हैं, उनको क्या करना है? उसको संसाधित करना है और उससे जल और खनिजों को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है। कथन 3 सही है, क्योंकि बड़ी आंत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया विटामिन के और कुछ बी विटामिन बनाते हैं। ये विटामिन शरीर द्वारा अवशोषित करने के लिए कर लिए जाते हैं। ये रक्त के थक्के, विशेष रूप से विटामिन के बनाने जैसी जरूरी कार्यों में काफ़ी मदद करते हैं हमारी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन पे। देखिए तो 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आंसर है CaSO4 और 2H2O। याद रखिएगा आप लोग, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की चीज़ें हैं नहीं। ठीक है ना, तो इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। आंसर विल बी CaSO4 2H2O। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग।
देखिए, तो जिप्सम जो है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। इस सूत्र का अर्थ है कि जिप्सम के प्रत्येक अणु में एक इकाई कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के साथ दो अणु जल का है। जल के स्पष्टीकरण वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जुड़े होते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Gypsum is a naturally occurring mineral known as calcium sulfate dihydride. Its chemical formula is CaSO4 2H2O. This formula means that each molecule of gypsum contains 1 unit of calcium sulfate. ठीक है ना, एक यूनिट किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट का, with 2 molecules of water as water crystallization. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है। मानव के लिए जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं उसकी कुल संख्या कितनी है बताइएगा। जो इसेंशियल है ना वो 9 है, ठीक है ना, बहुत याद रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। कितने हैं, 9 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसेंशियल वाले की बात हो रही है, इसेंशियल अमीनो एसिड की बात हो रही है आपकी। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर वुमेन्स, आंसर विल बी 9, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है मनुष्य के लिए कुल 9 आवश्यक अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये वो अमीनो अम्ल हैं जिन्हें मानव शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता और इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। मनुष्य के 9 आवश्यक अमीनो एसिड निम्न है। कौन कौन है, तो फिनाइल एलेनिन है, वेलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, थ्रियोनिन हो गया और आइसोल्यूसिन हो गया। इतना आपको याद रखना होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, तो मिथियोनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसिन और लाइसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। इंग्लिश में भी उतनी चीज़ दी होगी आपकी। देखिए यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर्म ऑफ ह्यूमन इज कितना, 9 नंबर है। दीज आर अमीनो एसिड डेट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसिस। ये ऐसे अमीनो एसिड है ना जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो इसके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर फूड से ये लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका कौन कौन से हो गया हमारे इसेंशियल, तो फिनाइल एलेनिन, वेलिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टीन, ल्यूसिन और लाइसिन। ये 9 क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो उस घोल का आपको पीएच मान बताना है जो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा, 8.5। आंसर क्या होगा, 8.5। देखिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, आंसर इज 8.5। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ऐसा घोल जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जो लिटमस पेपर के पीएच मान के अनुसार लिटमस पेपर तब नीला होता है जब पीएच मान 8.3 से अधिक हो। तो 8.3 से जब अधिक होगा तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, तो नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो नीला हो जाएगा, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कह रहा है, ए सॉल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू इज बेसिक अल्कलाइन इन नेचर अकॉर्डिंग टू द पीएच रेंज फॉर लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन 8.3। रेड लिटमस क्या करता है, ब्लू हो जाता है जब पीएच क्या हो, ग्रेटर हो 8.3 से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 103 पे। देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसमें, नींबू में पाया जाएगा, ठीक है। माल्टोज, माल्ट अंकुरित अनाज में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक मिलेगा, सही है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाई जाती है, रेड एंड में, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो एस्कॉर्बिक एसिड वाला दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये, गलत है, ठीक है। तो हमको गलत वाला ही ढूंढना था, हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग यहाँ पे फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज्ड, क्या है, नॉट करेक्टली मेज्ड, ठीक है ना। तो ये तो मेज है, माल्टोज माल्ट किसमें, जर्मिनेटेड सीरियल्स में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, फॉर्मिक एसिड रेड रेड में, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, क्योंकि गलत वाला ही हमें ढूंढना था। आइए हम लोग इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। देखिए, साइट्रिक एसिड जो है किसमें होता है, नींबू में होता है। नींबू में यह अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इन्हें खट्टा स्वाद प्रदान करता है। तो साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा, नींबू में पाया जाएगा, ये आप याद रखोगे। आते हैं हम लोग इसकी इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे, तो इसमें दिया हुआ ये चीज़, लेमन कंटेन साइट्रिक एसिड, लेमन्स नेचुरली प्रोड्यूस एंड कंटेन साइट्रिक एसिड विच गिव्स देम देयर शावर टेस्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 194 का? आंसर विल बी भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया, इन सभी के मिश्रण से ये प्लाक बनती है। देखिए फिर से, व्हाट आर प्लाक्स फाउंड ऑन टीथ मेड अप ऑफ? तो ये बनती है फूड पार्टिकल, सलीवा, माउथ एसिड्स एंड बैक्टीरिया। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, डेंटल प्लाक एक प्रकार की बायोफिल्म है। यह सूक्ष्म जीवों की एक परत होती है जो किसी सतह से चिपकी रहती है। इसमें बैक्टीरिया, फंगी, खाद्य कण और लार, सैलिवा शामिल होते हैं जो मिलकर दांतों पर एक चिपचिपी परत बना देते हैं। फिर हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। देखिए, dental plaque is a type of biofilm, a layer of microorganism that adheres to surface. It consists of bacteria, fungi, food particles and saliva, all combining to form a sticky coating on the teeth. इतनी चीज़ें क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 105 वाला। ठीक है ना, यहाँ क्या हमारा ये कथन है, ये कारण है। 105 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसमें दिया हुआ है हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। ये तो सही बात है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और यही रीजन है कि ये नहीं फटती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? आपका पूछ रहा सही उत्तर का चयन करिए, तो आपको चयन करना होगा कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा आंसर हो जाएगा 105 का। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 105 है। तो कह रहा है असर्शन और रीजन है। तो यहाँ पे दिया हुआ प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। क्यों? तो द प्रेशर ऑफ ए सेल वॉल इन प्लांट सेल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उनको देती है। ठीक है, आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को 105 की। देखिए, हाइपोटोनिक घोल में रखे जाने पर पौधों की कोशिकाएं परासरण द्वारा पानी को अंदर लेती है और फूल जाती है। कोशिका भित्ति इस सूजन का प्रतिरोध करती है और कोशिका पर दबाव डालती है, जिससे कोशिका फटने से क्या होती है? बच जाती है। और कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान की गई संरचनात्मक शक्ति बताती है कि हाइपोटोनिक वातावरण में पौधे की कोशिकाएं क्यों बरकरार रहती है। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग जल्दी से, बिल्कुल। ये देखिए, तो व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लांट सेल टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सोइल। ठीक है ना, तो किससे कौन से प्रोसेस से वाटर ले रहे हैं? तो ऑस्मोसिस है, ये याद रखिएगा। द सेल वॉल रेसिस्ट दिस स्वेलिंग एंड एक्सर्ट अ प्रेशर बैक ऑन द सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्स्टिंग। ठीक है ना, वो वापस से बल लगा देती है। इससे क्या होता है? द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय द सेल वॉल एक्सप्लेन व्हाई प्लांट सेल रिमेन्स इंटैक्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यही रीजन है कि प्लांट सेल क्या होती है? बिल्कुल इंटैक्ट रहती है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 106 का। तो 186 में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की है? रेडियोधर्मिता की खोज कौन की है? आप बताओगे। आंसर विल बी हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने की है। चलते हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? आंसर विल बी हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, 1896 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, की खोज की। जब वे यूरेनियम लवणों यानी कि यूरेनियम साल्ट पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि यह लवण ऐसी विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो बिना सूर्य प्रकाश के ही फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। इससे यह ज्ञात हुआ कि कुछ तत्व स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, तो इसमें दिया हुआ है, इन 1896 फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैक्वेरेल discovered radioactivity while experimenting with uranium salts. He noticed that emitted radiation that affect photographic plate without sunlight, revealing the spontaneous emission of radiation from certain elements. तो 106 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 107। तो 187 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में इंजाइम का कार्य है? ठीक है, तो जैविक प्रणालियों में इंजाइम का क्या कार्य है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। यही काम है किसका? इंजाइम का काम है ये। ठीक है ना, उत्प्रेरक के तौर पर ये काम करते हैं। देखिएगा इंग्लिश में, Which of the following is a function of enzymes in the biological system? Answer will be they act as catalyst speeding up chemical reaction. अब इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, अर्थात वे अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं बिना स्वयं
का उपयोग किए हुए, ठीक है ना, बिना स्वयं उपयोग कंज्यूम्ड हुए हुए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग 107 का। देखिए, enzymes are proteins that act as catalyst in biochemical reaction, increasing the rate of reaction without being consumed in the process। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 108 पे। तो 108 में दिया हुआ है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1/16। आंसर क्या होगा 1/16। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस डेट रिमेन आफ्टर 20 ईयर्स इफ हाफ लाइफ टाइम इज 5 ईयर्स। आंसर विल बी 1/16। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पदार्थ का अर्धायु काल 5 वर्ष है। इसका अर्थ है कि हर 5 वर्षों में उस पदार्थ का आधा हिस्सा शेष रहता है। 5 वर्ष में आधा हिस्सा, फिर 10 वर्ष में 1/4 हो गया, 15 वर्ष में 1/8 और 20 वर्ष में 1/16 हो गया। ठीक है ना, इंग्लिश में भी कुछ इसमें खास बताने को है नहीं। उसी तरह से 5-5 साल करके आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा 20 साल में 1/16 हिस्सा बच रहे हैं। ये क्लियर हो गई। चलते हैं हम लोग 109 के क्वेश्चन पे। अब ये आपको मिलाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये जैव अणु है, ये उनका महत्व है। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग चयन करते हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये क्या है, तो ये एंजाइम और एंटीबॉडी है। क्लियर है चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा का स्रोत है, सबको पता है। वसा क्या करती है, तो वसा जो है संरचनात्मक घटक है ये, तो ये भी क्लियर हो गई। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये अनुवांशिक सूचना प्रदान करती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। आइए हम लोग देखते हैं। तो ए जो है इसका आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। बी वसा क्या करती है, संरचनात्मक घटक है सी, और न्यूक्लिक एसिड डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। बायोमोलिकुल्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ये बायोमोलिकुल्स हैं, ये उसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, मैंने बताया ना सी इसका आंसर है। देखोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, प्रोटीन क्या करते हैं, तो प्रोटीन जो है इंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज वाले काम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, बी, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट क्या काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दे रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, तो दिया हुआ है प्रोटीन एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फैट जो है संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा के संचित रूप में पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक सूचना का वहन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग जल्दी से। देखिए, तो इसमें दिया हुआ है प्रोटीन सर्व एज एन एंजाइम एंटीबॉडीज, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर एनर्जी, फैट एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड आर ऑल्सो फॉर्म स्टोर्ड एनर्जी। फैक्ट क्या करता है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम करता है। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए क्या करते हैं, कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। चलते हैं हम लोग 110 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 110 का क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। किसकी होती है, आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों की सबसे लंबी होती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ। आंसर विल बी रेडियो वेव्स। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे 110 का। ये देखिए, तो इसमें दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उस श्रृंखला को दर्शाता है जिससे उनकी तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को बढ़ती हुई आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है और घटती हुई तरंगदैर्ध्य और वेवलेंथ घट रहा है कि क्रम में इस प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। ये देखिए, ठीक है ना, इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। रेडियो तरंगे जो है रेडियो वेव्स, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल लाइट। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे आगे क्या होगा, रेडियो वेव्स होंगे आपको, उसके बाद इंफ्रारेड रे होंगे, उसके बाद फिर विजिबल, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, एक्स रेज आएगा। हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं इसका 110 का। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज्ड बाय द वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ एज फॉलोज, रेडियो वेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, फिर एक्सरे। ठीक है ना, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये ग्रेटर देन, इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या करोगे, याद करके रखोगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। ये थर्ड वीडियो थी हमारी जिसमें हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।
अब हमारे कितने क्वेश्चन रह गए? 40 क्वेश्चन बच गए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और आपकी पूरी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर टेस्ट आपको मैं कंप्लीट करके दूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारे वीडियो को और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।